गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो चल रहा है और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ टॉपिक्स पहले कर लिए हैं। आज जो हमने करना है वो ग्रेविटेशन को और न्यूटन के थर्ड लॉ को आपस में कनेक्ट करना है। समझना है दोनों को कि दोनों ही न्यूटन ने ही दिए हैं और दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो अगर हम याद करने की कोशिश करें न्यूटन थर्ड लॉ को, तो वो क्या कहता था। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस कि कोई भी एक्शन होगा तो उसका अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा, उतना ही अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। तो इसको थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसका जो हेडिंग बनेगा वो हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लॉ को हमने रिलेट करना है न्यूटन के थर्ड लॉ से। अब वो क्या कहता था, अभी जैसे आपको याद हो तो इस तरह से हमने एक टेबल बनाई थी सेकंड चैप्टर में। उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया था, उस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा, उस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा उतना ही वो फोर्स लगाएगा इस टेबल के ऊपर। मान लो ये कोई बुक है, टेबल के ऊपर रखी है, टेबल का जो वेट है वो है W, और W जो फोर्स होगा वो ये बुक इस टेबल के ऊपर लगाती है। तो हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि अगर ये बुक इस टेबल पर W फोर्स लगाती है तो ये टेबल भी इस बुक पर W ही फोर्स लगाएगी। बुक ने टेबल पर लगाया है नीचे की तरफ, टेबल बुक पर लगाएगी ऊपर की तरफ। तो ये हो गया कितना फोर्स होगा, ये होगा -W, क्योंकि इसने वेट, इसका W नीचे की तरफ फोर्स था, ये ऊपर की तरफ हो गया। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नीचे की तरफ अगर पॉजिटिव था तो ऊपर की तरफ हमने मान लिया नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया -W फोर्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। ये था न्यूटन थर्ड लॉ। अब बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, या दोनों डिस्टेंस ना भी हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर जो इनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, इनका जो मास है वो कितना है m1 m2। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है r। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना आएगा G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना फोर्स A B पर लगाता है उतना ही फोर्स B A पर लगाएगा, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था। तो दोनों को अगर हम रिलेट करके देखते हैं तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि जो डेफिनेशन यहाँ पर हमें पता चल रही है सेम यहाँ पर आ रही है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। और जितना A B के ऊपर लगाएगा उतना ही B A के ऊपर लगाएगा। सेम यहाँ पे है, जितना टेबल ने बुक पे लगाया उतना ही बुक ने टेबल पे लगाया। तो दोनों ही दोनों एक दूसरे की ही स्टेटमेंट है। तो सिर्फ दोनों में फर्क क्या रहा है कि सेकंड जो चैप्टर में हमने जो फोर्स पढ़ा था वो कॉन्टैक्ट फोर्स था, यानी कि दोनों जो बॉडीज हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आई है। लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे को दूर से भी फोर्स लगा रही है, बहुत दूर से फोर्स लगा रही है। यानी कि जो हेवनली बॉडीज होती है जैसे मून और अर्थ है, दोनों के बीच में लगभग 4 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, 4 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो एक दूसरे को ही बताती हैं। दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं, बस अलग अलग तरीके से उनको बताया गया है। तो यहाँ से हमें इन दोनों लॉज में रिलेशन का पता चलता है कि न्यूटन्स लॉ जो है वो किस तरह से रिलेट करता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। दूसरी जो बात है, अगर मैं बताऊं आपको कि हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर, अब यहीं से ही हमें इस बात का पता चला है कि ये जो मार्कर है यहाँ पर नीचे है अर्थ, तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और ये अर्थ को उतने ही फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो फोर्स आएगा उसमें दोनों का ही मास होगा, बीच का डिस्टेंस होगा। तो इसका मास m1 हो गया, अर्थ का मास m2 मान लिया सपोज, तो इन दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्लियर हो गया। लेकिन क्या होता है कि आप ये बताता है कि जो फोर्स पेन लगाएगा अर्थ के ऊपर वही फोर्स अर्थ लगाएगी पेन के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि जब दोनों ही फोर्स, ये अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दोनों ही फोर्स अगर इक्वल हैं तो सिर्फ पेन ही क्यों मूव हो रहा है इस तरफ,
अर्थ भी तो इसकी तरफ मूव हो सकती है। तो ये दिमाग में आपके क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। तो इसका जवाब क्या होता है, इसका जवाब भी छुपा हुआ है न्यूटन के सेकंड लॉ में। न्यूटन के सेकंड लॉ में आपने पढ़ा हुआ है कि जो F है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं तो F बाई m आ जाता है, यानी कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर हम एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे तरीके से समझें कि वो क्या कहती है, एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन हम समझें तो एक्सेलरेशन क्या कहती है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होना। मान लो अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ है यहाँ से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी में चेंज आया मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ से आपने ये देखना है कि एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 से 4 हो गई वेलोसिटी, 0 से 4 भी हो सकती है, 4 से 0 भी हो सकती है। एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब होगा कि जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन मींस उसकी वेलोसिटी में चेंज कम आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हुआ कि अर्थ का मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कम आएगा। इस मार्कर का जो मास है वो बहुत कम है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा, मींस इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो सिर्फ यही जो है वो मूव होगा और नीचे की तरफ मूव होगा, यही मूव होगा और ये नीचे की तरफ अर्थ की तरफ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने पढ़ ली। उसके बाद अब बात करते हैं ग्रेविटी की। देखो ग्रेविटी क्या होता है, अभी आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है, इस चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन। अब आपने पढ़नी है एक टर्म ग्रेविटी। ग्रेविटी अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बात की जाए हेवनली बॉडीज की, बहुत बड़ी बॉडीज की, जैसे अर्थ हो गया, जैसे हमारी अर्थ हो गई या मून हो जाता है, ठीक है, या दूसरे जो प्लैनेट्स हो गए, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हो गए, उनकी अगर उनका वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, तो उस स्पेशल फोर्स को ग्रेविटी बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी दो बॉडीज हो, छोटी छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट heavenly bodies, very large bodies, then the force between the bodies will be called as gravity। तो अर्थ की आपने सुना भी होगा कई बार कि अर्थ की ग्रेविटी इतनी है, अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पर इतनी है। तो वो जो ग्रेविटी की हम बात करते हैं वो सिर्फ अर्थ के लिए यूज हो रहा है, इस पेन की ग्रेविटी नहीं होगी क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन अगर अर्थ किसी के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है तो वो अर्थ की ग्रेविटी बोला जा सकता है। क्लियर हो गया। तो अब हमने ग्रेविटी पढ़ना है कि अर्थ की ग्रेविटी क्या होगी, मून की ग्रेविटी क्या होगी और ग्रेविटी का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। तो ये तो आपको पता लग गया कि ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी थोड़ा अलग अलग चीजें हैं। अब एक और टर्म आपके पास आती है, उसको हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सीधा सीधा मीनिंग आपको पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन हुई, एक्सेलरेशन हुई किसकी वजह से हुई, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हुई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का अभी आपको बताया ही है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में चेंज होना, किसकी वजह से चेंज होना, ग्रेविटी की वजह से चेंज होना, एक्सेलरेशन में चेंज होना, और वो किसकी वजह से चेंज होना, वो ग्रेविटी की वजह से चेंज होना। अब यहाँ से मैं बात करूं फिर से इस मार्कर की, इसको यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ, अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ छोड़ देता हूँ, कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है। अब जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर भी अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर नीचे चला गया ये, यहाँ पर भी अट्रैक्ट कर रही है, तो और स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, तो और स्पीड बढ़ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझने के लिए आप सिंपल एक एग्जांपल मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है जो साइकिल चला रहा है, आप उसको पीछे से धकेल रहे हो, थोड़ा फोर्स लगा रहे हो, आपने उसको थोड़ा सा फोर्स दे दिया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपने थोड़ा फोर्स और दे दिया, जब वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ा और फोर्स दे देते हो तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से जितना ज्यादा आप उसको फोर्स देते रहोगे, जितने ज्यादा टाइम आप उसको फोर्स देते रहोगे, उसकी जो वेलोसिटी है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी।
क्लियर हो गया। तो ऐसे ही जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा तो जब यहाँ पे है तब भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे है तब भी लग रहा है, यहाँ पे है तब भी लग रहा है। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो वैसे वैसे इसके ऊपर जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा और उस फोर्स के कारण ये इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ, वो भी बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है मीन्स चेंज हो रही है, और चेंज होने को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी से। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है किससे? कैपिटल जी से। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल जी से। तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो एक कांस्टेंट है, ये अर्थ के लिए एक कांस्टेंट है और जगह के हिसाब से होती है, यानी कि ये वेरी कर सकती है। ग्रेविटी जो है वो वेरिएबल थिंग है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब इसको समझने के लिए और अच्छा एक एग्जांपल देख सकते हैं हम। देखो क्या होता है, अब मैं इस पेन को ऊपर की तरफ फेंक देता हूं तो क्या होगा? आप सोचिए अपने माइंड में, इस पेन को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है तो उससे क्या होगा? जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अर्थ इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी वेलोसिटी अब जा रहा है ये ऊपर की तरफ, फोर्स इस पे लग रहा है नीचे की तरफ। फिर से वही एग्जांपल मानते हैं, आपका एक फ्रेंड जा रहा है, वो उधर जा रहा है, आप उसको अब धकेलने के बजाय उसको खींच लेते हो तो क्या होगा? जो उसकी वेलोसिटी जा रही है, जिस फोर्स के साथ वो जा रहा है, आपने उसको कुछ फोर्स इस तरफ दे दिया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। सेम थिंग यहाँ पर है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो मान लो ये यहाँ से चला, कम हो गई, और ऊपर जाएगा, फोर्स इसके ऊपर लग रहा है तो कम हो गई, और वेलोसिटी कम हो गई, और कम हो जाती है, और कम हो जाती है, तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, रुक गया ये। उसके बाद क्या होगा? अर्थ इसको नीचे की तरफ तो खींच रही है, फिर ये नीचे आने लग जाएगा, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो फिर से क्या हो जाएगी? इंक्रीज होने लग जाएगी। जैसे जैसे ये अर्थ के पास जाएगा इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, अट्रैक्ट इसको कर रही है। तो आप डेली रूटीन में भी देखते हो, आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, वो कुछ दूर ऊपर की तरफ जाती है, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो वेलोसिटी हो जाएगी 0, बॉल रुक जाएगी, फिर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, और जितना नीचे चलती जाएगी उतना उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जितना आप नीचे उसको कैच करोगे, यहाँ कैच करोगे तो कम चोट लगेगी हाथों पे, वो नीचे कैच करोगे तो ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जितना आप ऊपर की तरफ, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, अगर वो नीचे की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है यही है एक्सेलरेशन, और ये किसकी वजह से आया है? ग्रेविटी की वजह से आया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया?